हल्द्वानी शहर के बनफूलपुरा इलाके में आज जबरदस्त हंगामा और आगजनी देखने को मिली है। इसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। अब से कुछ देर पहले, आप कह सकते हैं कुछ घंटे पहले, हल्द्वानी में हालात अचानक बेकाबू हो गए। दरअसल एक मदरसे को हटाया जा रहा था जो कि बताया गया अवैध है। उसके बाद से इस इलाके में, जिसका नाम बनफूलपुरा है, इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अवैध मदरसे को लेकर आज नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन से उसको ध्वस्त किया। ये मदरसे मालिक के बागीचे नाम की जगह पर था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम समेत नगर निगम की बड़ी टीम मौजूद थी। अतिक्रमण गिराने के दौरान प्रशासन और वहां मौजूद पत्रकारों पर जमकर पथराव शुरू हो गया। इल्जाम है कि पुलिस को कामकाज करने से रोका गया। स्थानीय लोगों ने उन पर पथराव किया और इसमें कई लोग दोनों तरफ से, पुलिस की तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी जो नागरिक थे, घायल हुए हैं। इस दौरान वहां खड़ी कई गाड़ियों को आग लगाई गई है। जवाब में पुलिस को भी बल का प्रयोग करना पड़ा और हिंसा कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। जिस जगह आज कार्रवाई हुई उसी के पास 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम पहले ही कब्जा ले चुका था, लेकिन तब अवैध मदरसे को सील किया गया था, जिसे आज नगर निगम के बुलडोजर ने ध्वस्त किया। पुलिस अराजक तत्वों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी करने की तैयारी कर रही है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम, अब से कुछ देर पहले, आनन फानन में एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई, जिसमें राज्य की मुख्य सचिव शामिल हुई, जिसमें राज्य के डीजीपी शामिल हुए और उसके बाद ये तय हुआ कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा। दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। इस बीच आपको बता दें, हल्द्वानी की इस घटना पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। ये देखिए, रात की तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। जगह जगह आगजनी की गई है। बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है सार्वजनिक संपत्ति को और ऐसी कई जगहों से, बनफूलपुरा के कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पहले दंगा हो रहा है, जहां पे पुलिस पर पथराव हो रहा है और फिर देर शाम होते होते वाहनों में, प्रॉपर्टीज़ में, दुकानों में आग लगाने की खबरें भी अब सामने आई हैं। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आइए सुनते हैं पहले। हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा, कल इसी बुलेटिन में हम लोग बात कर रहे थे यूसीसी बिल के पास होने की। मुख्यमंत्री खुश थे, वहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल था, लेकिन आज 24 घंटे के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर तनाव है, क्योंकि हल्द्वानी के इलाके में एक तरीके की सांप्रदायिक हिंसा है। मदरसे को हटाने को लेकर, जो कि अवैध बना हुआ था, उस पर यह पूरा बवाल हुआ है। क्या कहना है राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार का, आइए सुनते हैं। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फिलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है, पर नियंत्रण में है।
आप राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार को सुन रहे थे। कैजुअलिटी की जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ लोग घायल हुए हैं पथराव में। वो तस्वीरें लगातार स्क्रीन पे आपके सामने चल रही हैं। ज़्यादातर लोग जो पथराव की जद में आए हैं वो राज्य के पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, जो कि उस इलाके में मौजूद थे, तैनात थे, ताकि हंगामा करने वालों को रोका जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। मेरे साथ पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी किशोर रावत इस वक्त जुड़ रहे हैं। किशोर, सबसे पहले ताज़ा अपडेट क्या है? क्या पूरे इलाके में अब कर्फ्यू लगने के बाद दंगाई छुप गए हैं, अब सामने कोई नहीं है? बिल्कुल, जैसे ही ये तनावपूर्ण मामला हुआ उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई और उस क्षेत्र में जहाँ पे ये घटना हुई है बनफुलपुरा, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो दंगाई है, अगर दंगा करने पहुँच रहे हैं, दंगाई करते हैं, तो उनको देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि सिचुएशन खराब हो रही थी और क्योंकि ये बनफुलपुरा से बाहर निकल सकती थी, यही वजह है कि इसको कड़ाई से निपटाए जाए के लिए ये डिसीजन लिए गए। पूरी तरह से वहां पर अगर देखा जाए तो उस जगह पर पहले से ही इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर जब उनको पता था कि वो क्षेत्र इस तरीके का है, वहां पर अवैध मदरसे को गिराने टीम जा रही है, उससे पहले भी जब वो सील कर रहे थे तो कुछ विवाद हुआ था, तो शायद उस चीज को भांपे नहीं और उन्होंने जिस तरीके से वहां पर मदरसा गिराया, क्योंकि अवैध था, उसमें पहले ही नोटिस दिए था। उसके बाद इस तरीके से भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पे पथराव होता है, पुलिसकर्मी घायल होते हैं और 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और अब वहां पर एक्स्ट्रा टीमें भेजी गई है, पुलिस की कंपनियां भेजी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से कह रहे थे कि वहां पर टीमें भेजी गई है, यानी कंपनियां भेजी गई है। उस क्षेत्र को अब तनावपूर्ण स्थिति तो है, लेकिन फिलहाल कंट्रोल में है, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भेजी गई है और कर्फ्यू तो लगा दिया गया है। सवाल तो यही है कि ये चीज़ें जो इंटेलिजेंस है वो क्यों नहीं भाप पाए, जब इस तरीके का मामला पहले भी सामने आ चुका था, क्योंकि जब वो सील कर रहे थे उस तरह का विवाद हुआ था और वहां पे बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया था। तो किशोर, दो चीजें फेलियर है, लेकिन फिलहाल अंडर कंट्रोल है। किशोर, दो चीजें। पहली बात तो ये बनफूलपुरा इलाका क्या है, कैसा इलाका है जी। दूसरी बात, मामला क्या है? अगर अवैध जमीन पर अवैध मदरसा बना था, उसको सील कर दिया गया, अगर वो तोड़ा जा रहा था, तो अवैध चीज को कौन लोग प्रोटेक्ट कर रहे चाह रहे, कौन चाह रहे थे कि अवैध चीज ना गिराई जाए? बिल्कुल, ये जो जगह है, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि हल्द्वानी का ये ऐसा इलाका है जहां पर ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी और तमाम जो बाहर से लोग आए हैं वो वहां पे रहते हैं, अपने घर बनाते हैं, वहां पर सब कुछ है, वहां पे एक शहर बसा हुआ है। आप लोगों को याद होगा जिस तरीके से पिछले दिनों काफ़ी पहले वहां पर रेलवे की ज़मीन का विवाद हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनको स्टे मिला था और वहाँ पर पूरी अतिक्रमण, ये पूरा इलाका थोड़ा सा अलग है वहाँ पर। अब ऐसे में जब वहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही थी, जिस तरीके से नगर निगम ने काफ़ी ज़मीनें वहाँ पे एक्वायर भी की है, वहाँ पर बहुत सारा ये बातें सामने आ रही थी कि सरकारी ज़मीनों का कब्जा हुआ है, रेलवे की ज़मीन का कब्जा हुआ है, इसके अलावा अन्य जो विभागों की ज़मीन उसका कब्जा हुआ है। तो उसी फेर में ये ज़मीनें खाली कराने की बात की जा रही थी। अवैध मदरसे खाली की बताया जा रहा है कि अवैध मदरसा उस पर सील भी किया गया था, इसके अलावा नमाज स्थल था वो भी अवैध था। तो ये पूरी तरह से जो इलाका था इस पे तनाव पहले से था और ये आज से नहीं, करीबन जब से रेलवे की ज़मीन का मामला चला है सुप्रीम कोर्ट में और तमाम जो सुर्खियां बना था, उसके बाद से ये जो इलाका है पूरी तरह से एक तरह से सुर्खियों में भी आया था, तनावपूर्ण भी जाहिर सी था। अब ऐसे में पुलिस को ये चीज विरोध दर्ज कराया था, ये आपस में लिंक करना चाहिए इन दो घटनाओं को कि नहीं करना चाहिए, या ये अलग अपने आप में मामला है? थोड़ा सा मामला अलग है। अब ऐसे में जब थोड़ा तस्वीरें सामने जिस तरीके से, और हमारी भी बात वहाँ पे हुई है, पुलिस और लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो रही है, थोड़ी बहस हो रही है, लेकिन अचानक से पथराव हो जाना और इतनी बड़ी घटना कि वहाँ पे सरकारी वाहनों को आग लगा दी जा रही है, पुलिस पे पथराव कर दिया जा रहा, आम लोगों को की संपत्ति पे नुकसान किया गया, सरकारी संपत्ति पे नुकसान किया। थोड़ा बहुत हो सकता है ये जांच के बाद ही पता लगेगा रिएक्शन किस तरीके से है, लेकिन यूसीसी के पास होते ही यहाँ आज देहरादून में भी जिस तरीके से मीटिंग बुलाई गई और नाराजगी जताई गई, हालांकि उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया, लेकिन हो सकता है कि रिलेशन हो, लेकिन फिलहाल वहां पर अब देखना होगा कि जब जांच होगी उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर स्थिति क्या थी और क्या वजह थी। ठीक है किशोर, आप ध्यान रखिएगा, नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। क्या स्थिति हल्द्वानी की बताते रहना दर्शकों को हमारा दायित्व भी है और इसको हम निभाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आज राजनीति में आज का दिन ब्लैक एंड व्हाइट पेपर का रहा, यानी श्याम और श्वेत पत्र।
मोदी सरकार व्हाइट पेपर लेकर आई, जिससे उसके पहले ही कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर आ गई थी। इनमें क्या खास रहा, इस पर हम करेंगे खास चर्चा, और इन्हें अभी क्यों पेश किया ये बताने की जरूरत नहीं है। अगले 2 महीने में आम चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले माहौल बनाने की दिशा में ये पेपर्स एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। पहले बात व्हाइट पेपर की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। बीजेपी ने 10 साल के इस कार्यकाल को देश के नव निर्माण से जोड़ा है और इस कार्यकाल को अमृतकाल की शुरुआत के तौर पर वो पेश करती रही है। बीते 10 साल यानी 2014 से 24 के बीच दौरान अपनी सरकार की कामयाबियों को दिखाने के लिए मोदी सरकार ने अपने दूसरे दौर के आखिरी संसदीय सत्र में आज एक व्हाइट पेपर पेश किया। इस व्हाइट पेपर में एक और एनडीए सरकार ने 10 साल की कामयाबियां गिनाई हैं, तो दूसरी ओर 2004 से 2014 के यूपीए सरकार के कार्यकाल से तुलना की है और यूपीए सरकार के दौर की कमियों को सामने रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में व्हाइट पेपर पेश किया। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. Thank you. बीजेपी का यह व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र 3 हिस्सों में है। पहले भाग में यूपीए सरकार के दौरान आर्थिक हालत की चर्चा की गई है। दूसरे दौर में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया गया है और तीसरे में एनडीए सरकार के दौरान देश की हालत के बदलने को दिखाया गया है। संक्षेप में देखा जाए तो मोदी सरकार ने यूपीए के दौर से तुलना करते हुए 46 प्रमुख मुद्दों को गिनाया है। इनमें कुछ मुख्य मुद्दों की जानकारी पहले आपको देते हैं। व्हाइट पेपर में कहा गया है कि तब हम दुनिया की कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक थे, अब शीर्ष 5 में आ चुके हैं। तब 2G का घोटाला हुआ था, अब सबसे तेज 5G रोल आउट हुआ है। तब कोलगेट का घोटाला हुआ, अब पारदर्शी वस्तुनिष्ठ नीलामी का सिस्टम लागू हो चुका है। तब महंगाई 2 अंकों में पहुंच गई थी, अब 5% से नीचे चली गई है। तब देश पर विदेशी मुद्रा संकट था, अब $620 अरब से अधिक का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार देश के पास है। तब पॉलिसी पैरालिसिस थी, यानी नीतियों के स्तर पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मोदी सरकार की नीतियों से निवेश, विकास, रोजगार, उद्यमिता और बचत की ओर देश बढ़ रहा है। तब विकास कार्यक्रमों का छिटपुट कवरेज होता था, अब सभी के सशक्तिकरण के साथ पूरा कवरेज होता है। तब देश के विकास में गतिहीनता थी, अब देश प्रगति के रास्ते पर आगे दौड़ रहा है। तब 12 दिनों का राष्ट्रमंडल खेल घोटालों से भरा रहा। अब 2023 में साल भर में G20 का सफल अध्यक्षता के साथ भारत में आयोजन हुआ। तब अर्थव्यवस्था में ट्विन बैलेंस शीट की समस्या थी, अब अर्थव्यवस्था को कंपनियों और बैंकिंग क्षेत्र के लिए ट्विन बैलेंस शीट लाभ में बदल दिया गया है। व्हाइट पेपर में यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल की तुलना करते हुए यह दिखाया गया कि किस तरह एनडीए के दौर में केंद्र सरकार के मुख्य कार्यक्रम ज्यादा प्रभावी रहे और ज्यादा आबादी तक पहुंचे। मोदी सरकार के इस व्हाइट पेपर में यूपीए के 10 साल में देश की बैंकिंग व्यवस्था को भी बदहाल होते हुए दिखाया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि यूपीए सरकार का दौर घोटालों का दौर था और व्यवस्था भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। इनमें से कुछ प्रमुख घोटालों को गिनाया भी गया है, जैसे कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, आईएनएक्स मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस डील घोटाला, एंट्रिक्स देवास डील घोटाला, नौकरी के बदले जमीन घोटाला, पंचकुला गुड़गांव जमीन खरीद घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला, एम्ब्रेयर डील का घोटाला, पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला, हॉक विमान खरीद का घोटाला, आदर्श हाउसिंग का घोटाला, अगुस्ता हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला। खास बात यह है कि मोदी सरकार ने यूपीए के जिस दौर पर निशाना साधा है, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह का आज ही 68 अन्य सांसदों के साथ राज्यसभा का कार्यकाल भी पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन 68 सांसदों के रिटायरमेंट के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। यह भी एक विरोधाभासी है कि जिनके सरकार के दौर की मोदी सरकार ने आज आलोचना की, व्हाइट पेपर लेकर आए, उन्हीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही खूब तारीफ भी की। कहा कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया, उनके व्यवहार से सबको सीखना चाहिए। राजनीति की एक खूबी तो है कि जो सामने आती है
तो अच्छा लगता है, राहत मिलती है और ये बड़प्पन होना राजनीति को थोड़ा उदार बनाता है, जिसका मिजाज दिन ब दिन कसैला होता जा रहा है। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। विपक्ष की ओर से इस व्हाइट पेपर की आलोचना की गई। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार हमारी खामी गिराने के बजाय अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करे। ये 10 साल बाद में उसी मनमोहन सिंह सरकार के श्वेत पत्र की बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम कोलगेट की बातें की थी, दूसरे घोटालों की बात, 2G स्पेक्ट्रम की बातें की थी। क्या हुआ? जो CAG है विनोद राय, उसने खुद ने कोर्ट में माफ़ी मांगी है कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरे से गलती हो गई, मैंने इस तरीके की टिप्पणियां गलत कर दी। तो अब इनको करने का वक्त है। अब ये अपना श्वेत पत्र नहीं, ये अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि हमने जो वादे लोगों से 2014 में किए थे, 10 साल में इतना भारी बहुमत आने के बाद में हमने ये काम कर दिए, वो अगर लाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। अब आप कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली दे रहे हो, कभी इंदिरा जी को दे रहे हो, कभी राजीव जी को दे रहे हो, कभी राहुल जी के बारे में आप शब्द बोल रहे हो, कभी सोनिया जी के बारे में बोलते हो। ये लोग बाग नहीं सुनना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपने जो हमसे वादा किया था उसका क्या हुआ। लेकिन आज इससे पहले कि मोदी सरकार व्हाइट पेपर रखती, कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर आ चुकी थी। कांग्रेस के ब्लैक पेपर में मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज की समीक्षा की गई और उसे अन्याय काल का दौर बताया गया। कांग्रेस के ब्लैक पेपर का शीर्षक ही रहा 10 साल अन्याय काल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी किया। कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर में मोदी सरकार को कई मोर्चों पर नाकाम बताया गया है। ऐसे तमाम आरोपों के साथ कई तथ्य भी गिनाए गए हैं। बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा गया कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस वक्त हो गई है। करीब 33% ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। 2012 में देश में 1 करोड़ बेरोजगार थे, जबकि 2022 में बेरोजगार युवाओं की तादाद बढ़कर 4 करोड़ हो गई, यानी 3 गुना की बढ़ोतरी। करीब 10 लाख सरकारी पद खाली थे। कांग्रेस के ब्लैक पेपर के मुताबिक मोदी सरकार में खेती किसानी का संकट बहुत बड़ा है। मोदी सरकार ने किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। MSP की गारंटी का वादा भी पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। कृषि सब्सिडी में भी कमी की गई है। कांग्रेस ने मजदूरों और श्रमिकों का संकट भी बीते 10 साल में बढ़ा हुआ बताया। कहा कि लोगों की आमदनी ना के बराबर बढ़ी। नोटबंदी और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं सरकार की नाकाम हो चुकी हैं। ब्लैक पेपर में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय को बढ़ा हुआ बताया गया है। कहा गया है कि SC/ST के खिलाफ अत्याचार लगातार इन 10 सालों में बढ़े हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। OBC की गणना के लिए जातीय जनगणना कराने में मोदी सरकार नाकाम रही है, ये इल्जाम भी कांग्रेस ने लगाया है। आदिवासियों के हक हुकूक पर हमला हुआ है, ये भी कहना है ब्लैक पेपर में। कांग्रेस ने यह भी कहा कि NDA के दौर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। बताया गया कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के करीब 4,45,000 मामले दर्ज हुए। 2022 के साल में हर दिन औसतन 86 बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं।
महिला श्रम बल भागीदारी दुनिया में सबसे कम 24% रहा। ब्लैक पेपर में कहा गया कि एनडीए के दौर में सामाजिक सद्भाव बिगड़ा है, जानबूझकर धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। हेट स्पीच के मामले लगातार बढ़े हैं और यह भी आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे मामलों में शांति की अपील तक नहीं की। मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भी ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने लगाया है। आरोप लगाया है कि इस आधार पर धन बल से चुनी हुई सरकारें अस्थिर की गई हैं। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया। संसद में विपक्षियों का रिकॉर्ड निलंबन करने का भी आरोप लगाया गया है। हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरा, महंगाई, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया, यह महत्व का है। कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा से रिटायर हो रहे 68 विधायकों को दिए गए विदाई भाषण के दौरान मोदी ने कांग्रेस के ब्लैक पेपर को अपनी सरकार पर काला टीका बताया। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए, इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं। जब ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर की इतनी चर्चा हो गई है तो ये भी बताना जरूरी है कि ये दरअसल क्या नए नाम गढ़े गए हैं। क्या होता है व्हाइट पेपर, क्या होता है ब्लैक पेपर? आपको बताते हैं, ये नए नाम बिल्कुल नहीं है। ये व्यवस्था की खामियों को उजागर करने, व्यवस्था को सुधारने, नई नीतियों की दिशा देने की कोशिशों में तैयार होने वाले दस्तावेजों को दिए गए नाम हैं। जैसे व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर किसी खास विषय या मुद्दे पर व्यापक जानकारी, विश्लेषण या प्रस्ताव मुहैया कराता है। इसका मकसद फैसला लेने की प्रक्रिया, समाधानों की प्रक्रिया की जानकारी देना और सकारात्मक कार्रवाई के लिए सुझाव देना होता है। इसे अक्सर सरकारें, संस्थाएं या विशेषज्ञ नीतियों को दिशा देने के लिए तैयार करते हैं। इसी तरह ब्लैक पेपर किसी खास विषय, मुद्दे या नीति पर एक आलोचनात्मक या असहमति भरे नजरिए को दिखाता है। इसमें आलोचनात्मक विश्लेषण के जरिए प्रचलित नीति या नजरिए को चुनौती दी जाती है। विवादित मुद्दों पर आंकड़ों, सबूतों और तर्कों के साथ बात की जाती है और वैकल्पिक रास्ते भी सुझाए जाते हैं। अंतर बहुत मोटा नहीं है, बस आम भाषा में ये समझ लीजिए कि व्यवस्था का हाल या बदहाली बताने के दस्तावेजी तरीके हैं जिन्हें खास नाम दे दिए गए हैं, व्हाइट पेपर या फिर ब्लैक पेपर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और दिल्ली में ब्लैक और व्हाइट पेपर की यह सियासत चलती रही तो उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के उस दावे पर सवाल खड़ा किया कि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो अपना भाषण दिया था उसमें कहा था कि मैं ओबीसी हूं। राहुल ने आज कहा कि मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, वो तेली कास्ट में पैदा हुए थे और इस साल 2000 में बीजेपी ने उनके समुदाय को ओबीसी में शामिल किया था। राहुल गांधी का यह सीधा हमला था जाति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी
ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। उधर राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी की कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सवाल उठाया है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल के बयान को खुला झूठ बताया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी के तौर पर नोटिफाई कराया। अमित मालवीय ने आगे लिखा कि यह खुला झूठ है। प्रधानमंत्री मोदी की जाति ओबीसी के तौर पर 27 अक्टूबर 1999 को नोटिफाई हुई थी, जो उनके गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पूरे 2 साल पहले की बात है। उन्होंने ये भी लिखा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक पूरा नेहरू गांधी परिवार ओबीसी के खिलाफ रहा है। अमित मालवीय ने इसके साथ ही भारत के उस राजपत्र यानी गैजेट नोटिफिकेशन का पहला पन्ना भी जारी किया, जिसके जरिए मोदी के समुदाय को ओबीसी में शामिल किया गया था। वैसे तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि राहुल ने अपने बयान में साल 2000 कहा है। हमको याद है, प्रधानमंत्री मोदी तब मुख्यमंत्री गुजरात के नहीं बने थे। आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 2000 में वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। वैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐसे समय पर हो रही है जब आम चुनाव से पहले दिल्ली में विपक्षी गठबंधन INDIA के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की बातचीत फंसी हुई है। राहुल गांधी की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि जिस वक्त उन्हें सीट बंटवारे की चर्चा में शामिल रहने के लिए दिल्ली में पार्टी में मुख्यालय में होना चाहिए था, अपने सहयोगियों से बातचीत करनी चाहिए थे, उस वक्त वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। उधर उनके गठबंधन के दल छिटक रहे हैं। नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन छोड़कर NDA गठबंधन का दामन थाम चुके हैं। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सहयोगी रही जयंत चौधरी की RLD भी बीजेपी के साथ इन दिनों पींगे बढ़ा रही है। अखबार इस खबर से भरे पड़े हैं। कहा जा रहा है कि RLD किसी भी समय सपा का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है। बताया जा रहा है कि RLD यूपी में बीजेपी से 4 लोकसभा सीटें मांग रही है, जबकि बीजेपी उसे 2 ही सीटें देने को तैयार है। इसके अलावा RLD को 1 राज्यसभा सीट और यूपी में मंत्री पद भी मिल सकता है, लेकिन ये सब अभी हवा में है, कुछ ठोस सामने नहीं आया है। RLD के नेताओं को बोलने के लिए मना कर दिया गया है और जयंत चौधरी फिलहाल किसी से नहीं मिल रहे हैं, अपना फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हालांकि सपा RLD को ज्यादा सीटें दे रही थी, लेकिन लगता है नीतीश की तरह जयंत चौधरी भी हवा का रुख भांपकर फैसला करने वाले हैं और पलटी मार सकते हैं। उधर इंडिया गठबंधन के लिए चिंताएं कम नहीं हो रही। बंगाल से ममता बनर्जी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। उधर सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा में खींचतान चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर यूपी में 20 लोकसभा सीटों की मांग की है। इस चिट्ठी में उम्मीदवारों के नाम नहीं है, सीटों के नाम कांग्रेस ने दिए हैं। जबकि जनवरी में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया था। समाजवादी पार्टी 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची भी जारी कर चुकी है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी आज असम में अपने 3 उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन की अहम पार्टी आम आदमी पार्टी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से निराश है, लिहाजा उसने अपनी तरफ से असम की 3 लोकसभा सीटों गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सोनितपुर पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी का कहना है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन बहुत लंबे समय से चर्चा कर करके वो थक चुकी है। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि आप जब गठबंधन में आते हो और आपका टारगेट चुनाव जीतना होता है, अगर आपका टारगेट चुनाव जीतना होता है तो समय और स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात करते 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 थक रहे हैं अभी,
कितने दिन तक बात करते रहोगे आप? आपको काम भी तो करना है। काम करने के लिए आपके पास बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। हम पूरी ईमानदारी से इंडिया अलायंस के साथ है, स्ट्रांगली इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन पहला धर्म चुनाव जीतना है। बाकी सारी चीजें तो है ही है। मेरा ये मानना है कि सारी चीजों को एक्सपेडाइट करना चाहिए। एक्सपेडाइट जितनी जल्दी करेंगे आपके जीतने की संभावनाएं उतनी बढ़ेगी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन का कोई दल कांग्रेस से नाराज या निराश हो, कांग्रेस से खटपट दिख रही हो या इंडिया गठबंधन पर संकट दिख रहा हो। ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज होकर कह चुकी हैं कि हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीट देने की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। इनमें से 4 सीट ऐसी थी जिन पर कांग्रेस दावा कर रही थी। खास तौर से फर्रुखाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि कांग्रेस यहां से सलमान खुर्शीद को लड़ाना चाहती थी। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ गए, कांग्रेस पर दोष मढ़ा। हालांकि वो वैसे भी पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के इंडिया गठबंधन से एनडीए में जाने की चर्चा तेजी से चल रही है। और तो और वायनाड में राहुल गांधी की सीट पर सीपीआई एनी राजा को खड़ा करने की तैयारी में है। अगर इधर उधर ना भी देखें तो भी तथ्य यह है कि इंडिया गठबंधन की पहली औपचारिक बैठक पिछले साल जून महीने में हुई थी। उस हिसाब से इंडिया गठबंधन को बने हुए 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के लिए आम जनता से राय भी मांगनी शुरू कर दी है और अपना थीम सॉन्ग आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबरों की खबर में बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और चारों प्रांतीय असेंबलियों के लिए मतदान का काम आज दिन में पूरा हो चुका है और अब वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में ऐसा ही रिवाज है, जैसे ही वोटिंग खत्म होती है तुरंत उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाती है। इन चुनावों में नेशनल असेंबली की 265 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। शुरुआती रुझान को चौंकाने वाले लग रहे हैं। आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पूरी ताकत से कई जगहों पर पीएमएल नवाज और पीपीपी के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे थे। अधिकतर आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बताए जा रहे हैं, जो इमरान खान की पार्टी है और जिसका चुनाव चिन्ह बैट चुनाव से पहले छीन लिया गया है और तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग गई है। लिहाजा सबको अलग अलग चुनाव चिन्हों पर उतरना पड़ा। साफ लग रहा है कि जेल में बंद इमरान खान की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। पाकिस्तान के इन चुनावों पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी और हमारे सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, 3 पार्टियां, मतलब 2 पार्टियां, पीएमएलएन नवाज शरीफ की पार्टी और पीपीपी यानी भुट्टो साहब की पार्टी, उनकी क्या स्थिति है? कौन मजबूत दिख रहा है? जी देखिए, जो शुरुआती रुझान आए हैं शाम 5 बजे के बाद जब से मतगणना का दौर शुरू हुआ है, उसमें जो निर्दलीय उम्मीदवार, जैसा कि आपने बताया कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका बैट का निशान छीन लिया गया। तो जो निर्दलीय उम्मीदवारों की जो रुझान में जो मामला सामने आ रहा है उसमें ये कि 100 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने बढ़त बना ली है। दूसरी तरफ अगर बात करें पीएमएलएन की, तो 42 सीटों पर रुझान में वो आगे हैं और पीपीपी 27 सीटों पर ही आगे है। तो एक जो बात कही जा रही थी कि नवाज शरीफ जो है उनके लिए बहुत ही माहौल तैयार है, तो कम से कम शुरुआती रुझानों में वो होता नजर नहीं आ रहा। और अगर ये शुरुआती रुझान इसी तरह के रहे, इसको नहीं बदला गया जानबूझकर या फिर ये खुद नहीं बदला, तो ये बताइए एक बड़ी जीत होगी। इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार रुझानों में, क्या अगर ये जीत जाते हैं तो ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो जाहिर तौर पर किसी भी तरफ जा सकते हैं, नहीं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जो इंडिपेंडेंट तौर पे जीत कर आते हैं उनके पास ये विकल्प होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट हैं वो इसलिए इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि उनको पीटीआई के बल्ले के निशान के नीचे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। तो जब वो बड़ी तादाद में जीत कर आएंगे तो उनके सामने समस्या दूसरी होगी, क्योंकि उनका जो लीडरशिप है वो जेल में बंद है। इमरान खान जेल में बंद है और उनको अयोग्य करार दे दिया गया है 5 सालों के लिए किसी भी पद पर बैठने के लिए भी, चुनाव लड़ने के साथ साथ। तो ऐसे में उनके सामने नई लीडरशिप की एक
ज़रूरत जो है वो होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर पी और PMLN दोनों की सीटों की तादाद अभी शुरुआती रुझान के हिसाब से भी जोड़कर देखें तो 70 के आसपास टिकती है। तो ऐसे में फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो सकता है वहाँ पर, और उसके बाद जो दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो पैदा हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 54 दिनों के भीतर हो सकता है कि फिर से चुनाव कराया जाए अगर इस तरह की सूरत हाल बनी जहां कोई सरकार न बन पाए तो। एक आखिरी क्विक जवाब चाहूंगा, कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी नेशनल असेंबली की? जी देखिए, अभी तक शुरुआती रुझान आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सुबह 9 तारीख की सुबह तक तस्वीर साफ करेगा, और अंदेशा PTI को इस बात का है जो शुरुआती रुझान है या वो तो बदल दिए जाएंगे या बदल सकते हैं। इस अंदेशे के बीच सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा जब एक आधिकारिक तौर पर तस्वीर साफ होगी। चलिए उमाशंकर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में चुनाव बहुत दिलचस्प हैं। नवाज शरीफ की वापसी हुई है देश में, उनकी पार्टी अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन अभी जो खबर है शुरुआती रुझानों में उसमें कई सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा लड़ रहे हैं। 103 का आंकड़ा है वो, और PMLN ये जो उनकी पार्टी है वो 42 पर है नवाज शरीफ की, और भुट्टो साहब की जो पार्टी है बिलावल भुट्टो की वो 27 सीटों पर है। यानी मुकाबला दिलचस्प है। क्या होगा उस पर भारत की नज़र लगातार बनी ही रहेगी। वक्त हो गया है फिलहाल के लिए आज इतना ही खबरों की खबर में, लेकिन NDTV इंडिया पर खबरें जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ। शुभ रात्रि।